वेलकम गाइस। और आज हम लेंगे द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट मैंने आपको बताया था कि जैसे इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव होता है हमारे कंट्री का, सबसे ऊंची पोस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। जो प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीज़न ऑफ द कंट्री बोला जाता है। तो देखिए प्रेसिडेंट की पावर्स कौन कौन सी हैं। द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज हिज पावर थ्रू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द पीएम। प्राइम मिनिस्टर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है, उनकी सलाह पर प्रेसिडेंट अपनी पावर को यूज़ करते हैं। प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर 5 ईयर्स बाय द इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपी। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्टली होता है और इसमें जो एमएलएज, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, वो लोग वोट देते हैं। द इलेक्शंस take place with the principle of proportional representation by with single transferable vote। और जो इसका इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि किस हिसाब से कितने वोट इसमें पड़ने चाहिए, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि अगर जो रेस में सबसे पीछे रहता है उसके वोट जो ऊपर होते हैं कैंडिडेट्स, उनमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी कि उनके वोट बढ़ जाते हैं, नीचे वाले को हटा दिया जाता है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मैंने आपको पहले ही बताया था, थोड़ा उसको ध्यान में रख के आप समझेंगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा। द प्रेसिडेंट हैज़ वाइड रेंजिंग एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशियल एंड इमरजेंसी पावर। प्रेसिडेंट एक अकेले ऐसे एग्जीक्यूटिव हैं जिनके पास हर तरह की पावर है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव हो, जुडिशियल हो या इमरजेंसी पावर हो। ये इमरजेंसी पावर हर एक के पास नहीं होती। द प्रेसिडेंट हैज़ अ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट मैटर्स एंड डेलिब्रेशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट को सारी बातों की खबर होती है, जितने भी इम्पॉर्टेंट मैटर्स कंट्री के अंदर चल रहे हों या जो भी बहस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच हुई हो या जो भी वो मैटर डिस्कस करते हैं, वो सब प्रेसिडेंट को मालूम होते हैं। देयर आर एटलीस्ट 3 situations where the president can exercise the powers। कम से कम 3 ऐसी सिचुएशन हैं जिसमें प्रेसिडेंट अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहली है प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट की पहली पावर है कि वो कोई एडवाइस अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको देते हैं तो उसको वापस कर सकते हैं, अगर उनको लगता है इसमें कोई चेंज होना चाहिए। The President also has veto power by which he can withhold or refuse to give assent to bills। प्रेसिडेंट के बाद दूसरी पावर है वीटो पावर। वीटो पावर कहते हैं मना करने के लिए। तो उसमें जो है वो किसी बिल जो कि संसद से आता है उसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं, मना कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, वापस भेज सकते हैं। अदर दैन मनी बिल, लेकिन वो मनी बिल नहीं होना चाहिए। मनी बिल एक्चुअली कंट्री की प्रोग्रेस के लिए बनाया जाता है, तो उसको प्रेसिडेंट कभी मना नहीं करते, जो कि पार्लियामेंट पास करती है फॉर वंस ओनली। और ये काम जो वापस करने का या रिफ्यूज़ करने का है वो, तो प्रेसिडेंट एक बार किसी भी बिल को वापस कर सकते हैं, लेकिन अगर वही बिल वापस उनके पास लौट कर आ जाता है तो फिर उनको साइन करना पड़ेगा उसको। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट की मजबूरी है कि उसको साइन करना पड़ेगा, तो क्या कर सकते हैं इसको, इस मिसयूज़ को रोकने के लिए। जो लेजिस्लेचर का मिसयूज़ है कि भाई जो बिल बना दिया वही पास होना चाहिए, और अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये काम ठीक नहीं है तो साइन तो उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बहुत अच्छी चीज़ दी है कि वो जब तक चाहें उसको होल्ड पर रख सकते हैं अपने पास, कि भाई इस पर हम सोच रहे हैं, और इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती।
इट इज़ रेफर्ड टू एज पॉकेट वीटो। इसको बोला गया है पॉकेट वीटो, मतलब जब तक वो चाहें वो रख सकते हैं। ऐसा एक बार हुआ है इंडिया में कि गवर्नमेंट ने, संसद ने एक बिल भेजा था और उस टाइम ये 80s की बात है, ज्ञानी ज़ैल सिंह हमारे प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने उस पर साइन नहीं किए थे, वापस भेज दिया था। लेकिन वो एज इट इज़ उनके पास दोबारा भेजा गया, तो उन्होंने उसको साइन नहीं किया था, वो उनके पास ही रखा रहा था जब तक गवर्नमेंट बदल नहीं गई थी। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट को जो मजबूर किया भी जा सकता है, तो वो इससे बचे जा सकते हैं। फॉर्मली द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर who has the support of majority, but if no leader has a clear majority, the president has to decide whom to appoint as the PM. फॉर्मली जो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर वो लीडर होता है जिसकी मेजॉरिटी होती है लोकसभा में। कई बार ऐसा होता है कि कोई पार्टी क्लियर मेजॉरिटी के साथ नहीं आती है। अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो उसमें प्रेसिडेंट ये देखते हैं कि कौन ज़्यादा काबिल आदमी है, वो उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। अब देखते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वी हैव सीन दैट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज हिज पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा कि प्रेसिडेंट जो हैं वो अपनी पावर को यूज़ कर सकते हैं ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस उनके लिए ज़रूरी है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसमें देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन द लोकसभा मेक्स प्राइम मिनिस्टर वेरी पावरफुल। लोकसभा में मेजॉरिटी की जो सपोर्ट है प्राइम मिनिस्टर को, वो उन्हें बहुत पावरफुल बनाती है। दिस इज़ सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इज़ लॉस्ट, द PM लॉसेज द ऑफिस। और अगर मेजॉरिटी की सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिलती है तो प्राइम मिनिस्टर अपनी सीट खो सकते हैं। और ये भी एक बात है कि अगर प्राइम मिनिस्टर अपनी सीट से हटते हैं तो उनकी बनाई हुई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर कभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चेंज हो तो ज़रूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर भी चेंज होंगे, वो ये काम खुद भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स द मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन से मिनिस्टर्स रहेंगे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द प्राइम मिनिस्टर। जैसे कि मैंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर के बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। द प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर का जो काम है एक, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में लिंक बनाना है। द प्राइम मिनिस्टर इज़ इन्वॉल्व इन ऑल क्रूशियल डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स ऑन द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी पॉलिसीज़ बनाते हैं कंट्री की प्रोग्रेस के लिए, उसको चलाने के लिए, उसमें प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व रहते हैं सारे डिसीजंस में। द पावर wielded by the प्राइम मिनिस्टर फ्लोज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। प्राइम मिनिस्टर के पास जो पावर हैं वो अलग अलग सोर्सेज से आती हैं। देखिए कौन कौन से हैं। कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पहला तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर उनका कंट्रोल है। लीडरशिप ऑफ लोकसभा, लोकसभा की लीडरशिप होती है, उन पर मेजॉरिटी होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके फेवर में लोग रहते हैं। कमांड ओवर द ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स कौन हैं? ये वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं जो सिलेक्ट होकर आते हैं एग्ज़ाम के थ्रू, गवर्नमेंट सर्वेंट, हाई पोस्ट वाले। एक्सेस टू मीडिया,
मीडिया हमारे प्राइम मिनिस्टर की सलाह के बगैर कोई काम नहीं कर सकती। इसको बोलते हैं मीडिया पर होल्ड होना। ये है सेंसरशिप। प्रोजेक्शन ऑन पर्सनैलिटीज़ ड्यूरिंग इलेक्शन। जो भी लोग इलेक्शन में उनकी पार्टी की तरफ से खड़े होते हैं उनके बारे में अच्छा बताना, वो कैसे कैंडिडेट हैं, आपकी अच्छाई के लिए काम करेंगे, ये सब प्राइम मिनिस्टर के लिए ज़रूरी होता है। प्रोजेक्शन एज ए नेशनल लीडर ड्यूरिंग इंटरनेशनल समिटरी एज वेल एज फॉरेन विजिट। और बाहर जाकर अपने देश की छवि को सही रखना, उसके बारे में अच्छा बताना, चाहे वो इंटरनेशनल कोई मीटिंग हो या कहीं बाहर की विज़िट। तो इस चीज़ को भी प्राइम मिनिस्टर का जो जिम्मेदारी है वो माना जाता है। अब देखते हैं ब्यूरोक्रेसी। ये हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। दिस इज़ नोन एज सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज के बारे में आपको पता होगा। द ट्रेन्ड एंड स्किल्ड ऑफिसर्स आर असाइंड टू असिस्ट द मिनिस्टर इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़ एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज पॉलिसीज़। जो ट्रेंड और स्किल्ड लोग हैं, चाहे वो किसी भी ऑफिस में रहे हों, जैसे डीएम है, एसडीएम हैं या कमिश्नर हैं, ये जितनी भी ऊपर की पोस्ट हैं, ये सब के सब ट्रेंड होते हैं। और ये जो मिनिस्टर्स को अलग अलग जो मिनिस्ट्री उन्हें दी जाती है उसमें पॉलिसीज़ बनाना और उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनकी हेल्प कराते हैं। द ब्यूरोक्रेसी इज़ politically accountable and also expected to be politically neutral। अब देखिए दो चीज़ें हैं। ब्यूरोक्रेसी को ये कहा जाता है कि ये पॉलिटिकली अकाउंटेबल है, यानी कि ये जो जवाब देगी ये मिनिस्टर्स को देगी, लेकिन इनसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये पॉलिटिकली न्यूट्रल रहें, यानी कि किसी पार्टी को अपनी तरफ से सपोर्ट ना करें। सो दीज ऑफिसर्स आर रिक्रूटेड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये ऑफिसर्स जो हैं, इनका अपॉइंटमेंट, इनका जो एग्ज़ाम होता है, इनका इंटरव्यू जो होते हैं, वो कौन कंडक्ट कराता है? एक कमीशन है इंडिया में, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये इनका एग्ज़ाम लेता है। बहुत टफ एग्ज़ाम है। अगर तैयारी करनी है आप लोगों को तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सो देयर रिमूवल और सस्पेंशन इज सब्जेक्ट टू अ थॉरो इंक्वायरी मेड बाय अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और इनका जो रिमूवल है, एक बार अगर इनकी नौकरी लग जाती है तो इनको नौकरी से हटाना या इनको सस्पेंड करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए इंक्वायरी बिठाई जाती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हेड बनता है, और पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर दोषी पाया जाता है तो फिर संसद में इस चीज़ के लिए बहस होती है और उसके बाद ही इनकी नौकरी पर कोई ख़तरा आ सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से रिजर्वेशन है एससी, एसटी, ओबीसी और वुमेन के लिए। इसमें आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट देम। आईएएस और आईपीएस, आईएएस में जो सबसे छोटी पोस्ट मिलती है वो डीएम की मिलती है, और आईपीएस में जो सबसे छोटी पोस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक एसपी की होती है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनके खिलाफ़ कोई एक्शन ले सकती है। स्टेट गवर्नमेंट इनके लिए कुछ नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इनका ट्रांसफ़र कर सकती है। ये इनका सबसे बड़ा पनिशमेंट होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर आपका दी एंड हो गया। थैंक यू।